हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के द्वारा एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है शैक्षिक पर्यवेक्षण, जो कि किसी यूनिवर्सिटी के बीएड के सिलेबस के अंतर्गत आता है, बीटीसी के अंतर्गत आता है। आज मैं स्पेशली गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड के सेकेंड सेमेस्टर में है ना एक पेपर है जिसका नाम है विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व EDU बीएड 106 के अंतर्गत, जो कि सेकंड यूनिट है। उस यूनिट के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है शैक्षिक पर्यवेक्षण। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण की आज मैं चर्चा करूंगा। शैक्षिक पर्यवेक्षण होता क्या है और शैक्षिक पर्यवेक्षण की क्या है ना क्या आपकी है ना उद्देश्य क्या होते हैं, शैक्षिक पर्यवेक्षण का महत्व क्या है, शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको है ना एक वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को तक पहुँचा रहा हूँ और इसको मैं हेडिंग बार आपको दे रहा हूँ कि कौन कौन सी हेडिंग आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। तो चूँकि मेरा ये मानना है कि परीक्षा में अच्छे नंबर अगर आपको लाने हैं तो हेडिंग्स की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रमुख बिंदुओं के उल्लेख करके ही जो आपका एग्जामिनर होता है वो है ना वो आपकी बिंदुओं को देखकर वो जान जाता है, समझ जाता है कि आपको जानकारी है अथवा नहीं है। तो इसलिए मैं हर चीज़ को बिंदुवार देने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण, शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या होता है आज हम लोग चर्चा करेंगे। शैक्षिक पर्यवेक्षण, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि आखिरकार विद्यालय में भौतिक संसाधन होते हैं और मानवीय संसाधन होते हैं। भौतिक संसाधन के अंतर्गत आपकी पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वाचनालय, स्कूल की कैंटीन, क्लासरूम्स, प्रयोगशालाएं, स्टाफ रूम, ये सारी चीज़ें आती हैं। शौचालय, पेयजल भी इसके अंतर्गत आता है और भी चीज़ें आती हैं। ये सब भौतिक संसाधन हैं। दूसरे होते हैं मानवीय संसाधन, जिसमें प्रिंसिपल्स, शिक्षक, आपके कर्मचारी, बाबू, प्यून्स, चपरासी, ये सब आते हैं। अब करते क्या हैं, अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग जब इन भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन का उपयोग करके बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं, है ना, तो जब करते हैं तो अब उसी में क्या होता है कि एक प्रकार से हम ये देखते हैं कि भौतिक संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है और मानवीय संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। इन सब की चर्चा हम शैक्षिक पर्यवेक्षण के अंतर्गत करते हैं। यानी एक प्रकार से हम निगरानी करते हैं शिक्षकों की, कर्मचारियों की, है ना, कि भाई कौन कैसे वर्क कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कितनी जवाबदेही है, वो काम लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं, तानाशाही से तो नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, संस्था का उद्देश्य क्या है, तो जो शिक्षा का उद्देश्य और संस्था का उद्देश्य एक ही है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, बच्चों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण विकास करना। तो शैक्षिक पर्यवेक्षक करता क्या है, होता क्या है सर्वेक्षण में। शैक्षिक पर्यवेक्षक एक प्रकार से शिक्षकों की निगरानी है। शिक्षण व्यवस्था की जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है। भाई आपको पता है कि शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य संपादित होती है। अब शिक्षक का दोष है कि शिक्षार्थी का दोष है कि पाठ्यक्रम का दोष, किस चीज़ का दोष है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी गड़बड़ होती है, विद्यालय में कोई बच्चा फेल होता है, तो बच्चा नहीं फेल होता है बल्कि वो शिक्षक फेल होता है। क्योंकि एनर्जी किसने लगाई, शिक्षक ने ही अपना पूरा एनर्जी लगाई उस बच्चे पर, उसको सिलेबस पढ़ाया, शिक्षण विधि के रूप में, है ना, विधि के द्वारा उसे नॉलेज दिया, ज्ञान दिया। तो कमी आखिरकार किसकी है, तो माना जाता है कि जो भी कमी होती है वो शिक्षक की ही होती है। यानी एक बच्चा फेल होता है तो बच्चा फेल नहीं होता बल्कि वो शिक्षक फेल होता है। तो यहाँ पर चर्चा करते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण की। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण है क्या, आइए देखते हैं। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण का मतलब क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारना। पर शिक्षक ही तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। अभी पढ़ाना लिखाने का काम कौन करता है, तो शिक्षक ही करता है। इसलिए ये शैक्षिक पर्यवेक्षण मूल रूप से होता किसके लिए, तो मूल रूप से ये शिक्षक के लिए होता है। क्योंकि अगर शिक्षक अधिगम प्रक्रिया की संपूर्ण जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व, जवाबदेही वो शिक्षक की होती है।
और शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में सहायता करना, यानी शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या करता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को है ना सुधारता है, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में सहायता प्रदान करता है, शिक्षकों के कार्य में सहायता प्रदान करता है ताकि वह विद्यार्थियों को बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें। यानी कि जो भी यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारना है, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को भी करना है और विद्यार्थियों के अनुभव को डेवलप करना है, विकसित करना है, उसके लिए भी शिक्षकों को है ना कार्य प्रणाली में सुधार करना है। और ये केवल शिक्षकों की कमी नहीं बताता है, बल्कि ये सहयोगी प्रक्रिया है जो शिक्षण विधियों में परिवर्तन करके, पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन करके और विद्यालय के वातावरण को उन्नत बनाकर है ना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर करती है। जब पर्यवेक्षण का मतलब कोई अधिकारी जाता है तो वो देखता है कि भाई शिक्षक कैसे पढ़ा रहा है ना, किस विधि से पढ़ा रहा है, पाठ्यक्रम को कैसे वो बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। पाठ्यक्रम मैंने बताया था मानव के अनुभव, इनको पढ़ाने की किस प्रकार से कोशिश करता है। तो यानी संपर्क उत्तरदायित्व किसका है, शिक्षक का है। तो इसलिए शिक्षक के शिक्षण कार्य का निरीक्षण होता है, उसमें कोई कमी होती है उन कमियों को दूर करने के लिए वो मदद कर सकता है पर्यवेक्षक करता। जो भी पर्यवेक्षण करने आता है, पर्यवेक्षण करने वाला बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है, अंदर का व्यक्ति भी हो सकता है, प्रिंसिपल भी हो सकता है ना, जो यानी एक प्रकार के शिक्षक के कार्य की जांच करता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारते हैं, शिक्षकों की मदद करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए है ना, विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए है ना, वो पर्यवेक्षक करता शिक्षक की मदद करता है। इसमें केवल शिक्षक की कमियां निकालना नहीं होता है, बल्कि ये सहयोगी प्रक्रिया होती है। और इसमें होता क्या है कि शिक्षक भाई बच्चे को शिक्षा कैसे प्रदान करनी जाती है, बच्चे को पाठ्यक्रम के माध्यम से, पाठ्यक्रम मैंने बताया कि मानव जाति के अनुभव होते हैं है ना, और शिक्षण विधियाँ बताने का तरीका, ठीक है। तो और पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन और विद्यालय का वातावरण, भाई वातावरण कैसा है इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो विद्यालय का वातावरण किस पर निर्भर करता है, विद्यालय का वातावरण भी शिक्षकों पर निर्भर करता है। शिक्षक कैसा अनुशासन रखते हैं बच्चों में, अगर अच्छा अनुशासन रखेंगे, मित्र व्यवहार रखेंगे, बच्चे डरेंगे नहीं तो अपनी बात कह सकेंगे बच्चे है ना। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरस आकर्षक बनाने के लिए ही पर्यवेक्षक किया जाता है। अब आते हैं हम लोग पर्यवेक्षण के उद्देश्य की चर्चा करते हैं। तो पर्यवेक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि शिक्षण पर्यवेक्षण में जो शैक्षिक पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य क्या है, शिक्षकों की कार्य प्रणाली में सुधार लाना, कि शिक्षक अच्छे से शिक्षण विधि का चयन करे, अच्छे से पाठ्यक्रम को बताए, सरल तरीके से बताए, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रयोग करे, चाहे जैसे प्रयोग करे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाए, आकर्षित बनाए, ताकि बच्चे अच्छे से समझ सकें, चीज़ों को जान सकें और पाठ्यक्रम को समझ सकें। और इसके लिए शिक्षक क्या करता है, एक अच्छा वातावरण तैयार करता है, ठीक है। अब वातावरण तैयार करता है तो शिक्षण विधियों में सुधार करता है। सर्वप्रथम पहला बिंदु मैंने बताया कि जो शिक्षण विधियों में सुधार, यानी कि वो शिक्षण विधियों बहुत सारी, किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए बहुत सारी शिक्षण विधियाँ होती हैं। अब उस विषय के अनुकूल कौन सी विधि अच्छी है, उसी विधि का आपको यहाँ पर चयन करना है। अगला है शिक्षकों का व्यावसायिक विकास। तो शिक्षकों का व्यावसायिक विकास का मतलब शिक्षक को पेशेवर बनाना। पेशेवर बनाने का मतलब शिक्षक को दक्ष बनाना, ताकि वह तकनीकी को जाने है ना, वो मनोविज्ञान को जाने, वो दर्शन को जाने, वो समाजशास्त्र को जाने। बच्चों को क्या पढ़ाया जाए तो ये कौन बताता है, बच्चों को क्या पढ़ाया जाए समाजशास्त्र बताता है, बच्चों को क्यों पढ़ाया जाए ये दर्शन बताता है, और बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए ये मनोविज्ञान बताता है। अब उसमें सुधार कैसे किया जाए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना है तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यानी कि शिक्षकों को व्यवसाय विकास करना, उनको ध्यान रखना, कौन कौन से कोर्स करना है, कौन कौन से नवाचारों से परिचित कराना है। अब पाठ्यक्रम का उचित क्रियान्वयन, भाई देखिए पाठ्यक्रम को कैसे समझा सकते हैं, बच्चों तक कैसे पहुंचाएं। तो पाठ्यक्रम का सही क्रियान्वयन के लिए सही शिक्षण विधि का चयन करना पड़ेगा। यानी जितनी अच्छी शिक्षण विधि होगी उतना ही अच्छा माहौल बनेगा क्लास में, उतनी अधिगम प्रक्रिया अच्छी होगी, सरस होगी, आकर्षण होगी, अट्रैक्ट होगी। इसलिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग आवश्यक है। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है, शिक्षण विधियों में सुधार करना, शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति करना और पाठ्यक्रम का उचित क्रियान्वयन करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। यानी शैक्षिक पर्यवेक्षण से छात्रों का सर्वांगीण विकास होने लगता है और सहयोगात्मक वातावरण बन जाता है। यानी जो शिक्षक होता है बच्चों की हेल्प करने लगता है, मदद करता है उनके सीखने में, है ना। और जितनी भी शिक्षण संबंधी समस्याएं आती हैं, है ना, शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है भाई पर्यवेक्षण से।
भाई शिक्षक को लगता है कि बाहर का व्यक्ति देखेगा, वो क्या कहेगा मुझे, क्या सोचेगा मेरे बारे में, तो वो क्या करता है, शिक्षण को की जो समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता है। पर्यवेक्षण से ही नवीन तकनीकों का प्रयोग करता है। शिक्षक क्या करता है, नवीन शिक्षण विधि पद्धतियों का प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरस बनाता है, आकर्षित बनाता है, ताकि बच्चे अच्छे से समझ जाए, है ना, और अच्छे से ज्ञान उसे प्राप्त हो जाए, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। मूल्यांकन प्रक्रिया को सुदृढ़ करना। अब देखिए बच्चा क्या करता है, जब पढ़ाई करता है, पढ़ाई के बाद वो एग्ज़ाम देता है, जब वो एग्ज़ाम देता है तो उसका मूल्यांकन हो, उसे कहते हैं मूल्यांकन, ठीक है। जब उसका मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना पड़ेगा, तभी सही मूल्यांकन होगा। क्योंकि जो बच्चा अच्छा है वो अच्छा नंबर पाए, जो खराब बच्चा है वो खराब नंबर पाए, जो मीडियम बच्चा है वो मीडियम पर नंबर पाए। तो यानी कि पर्यवेक्षण से ही मूल्यांकन प्रक्रिया में सुदृढ़ीकरण होता है, और सही मूल्यांकन करके सही बच्चे को सही गुणों का डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। और अच्छा शैक्षिक पर्यवेक्षण के माध्यम से ही अनुशासन पर बल दिया जाता है। अब अनुशासन किसका, यहाँ अनुशासन का मतलब शिक्षकों के अनुशासन पे, कि शिक्षक जब अनुशासन से अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, स्वाभाविक बच्चों का भला होगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। अब आते हैं कि पर्यवेक्षण से शिक्षक क्या करता है, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल का चयन करता है। भाई वो शिक्षण को सरस बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए TLM का प्रयोग करता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल चार्ट का, मॉडल का प्रयोग करता है। तो ये पर्यवेक्षण से माध्यम से शिक्षक सुधार करता है। शिक्षकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। पर्यवेक्षण से क्या होता है, पर्यवेक्षण सुपरविजन होता है एक प्रकार से। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण से क्या होता है, भाई शिक्षकों की जो कार्य प्रणाली में सुधार आता है। प्रिंसिपल जब देखने आता है कि भाई क्या कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, तो जब देखने आता है तो जब शिक्षक को अपनी कमी का पता चलता है, वो सुधार करता है, तो उससे उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। अब आगे चलते हैं, नेतृत्व गुणों का विकास। तो ठीक हो, तो शिक्षक में क्या होता है, शैक्षिक पर्यवेक्षण के माध्यम से, है ना, नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। जैसे ही जब शिक्षक का पर्यवेक्षण किया जाता है, उसके कार्यों को देखा जाता है, चाहे वो क्लास में पढ़ाने के दौरान या बच्चों से, है ना, या किसी भी कार्य में, विद्यालयगत किसी भी कार्य में जब शिक्षक काम करते हैं तो उनका निरीक्षण करने के लिए जब प्रिंसिपल आता है, पर्यवेक्षण करता है, कोई बाहर का व्यक्ति आता है, कोई प्रशासक व्यक्ति आता है, जब वो आता है तो क्या होता है, शिक्षक अलर्ट हो जाता है, उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। नेतृत्व के गुणों का विकास भी होता है। नेतृत्व गुणों का मतलब उसे जब शिक्षक को जब जिम्मेदारी जाती है पर्यवेक्षक के माध्यम से, प्रिंसिपल को ये पता चल जाता है भाई कौन से शिक्षक में कितनी योग्यता है, उस हिसाब से वो काम देता है। इस प्रकार उसे नेतृत्व सौंपता है, काम नहीं नेतृत्व सौंपा जाता है, ठीक है। मानकों का अनुपालन, ठीक है। अब मानकों का अनुपालन, अब मान लो प्रिंसिपल ने बताया कि हमें बच्चों में ये मानक, है ना, करने हैं कि यहाँ तक उसको गिनती आए, यहाँ तक उसको पहाड़े आने लगे, यहाँ तक इतना वो जानने लगे, तो ये सब क्या है, मानक। अब मानकों का अनुपालन कैसे होगा, ठीक है। तो मानकों का अनुपालन यानी शिक्षक की जब जांच की जाएगी तभी पता चलेगा कि भाई शिक्षक पढ़ा रहा है अच्छे से कि नहीं पढ़ा रहा है। वो उसने मानक जो से कार्य सौंपे गए थे उन मानकों को उन्होंने पूरा किया नहीं किया, कि बच्चों को इतने तक पढ़े आने चाहिए, आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है। अगला है संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, ठीक है। अब मान लो विद्यालय में भौतिक संसाधन होते हैं, मानवीय संसाधन होते हैं। जब भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों का शिक्षक किस प्रकार से उपयोग करके बच्चों का सर्वांगीण विकास कर रहा है, इसकी जांच भी होगी, तो वो पर्यवेक्षण से ही पता चलेगा कि वो भौतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों का उपयोग किस तरीके से कर रहा है। अब शैक्षिक पर्यवेक्षण से ही, है ना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता चलता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है कि संसार के दो जुड़वा बच्चे एक से नहीं होते हैं, ना तो बुद्धि में एक से हैं, ना, है ना, पर्सनालिटी में एक से हैं, ना अधगम में, ना सीखने में एक से हैं। तो शिक्षक क्या करता है कि पर्यवेक्षण करने से, है ना, जो बच्चा कमज़ोर है तो उसको मदद ज़्यादा करना है, उसे उपचारात्मक शिक्षण देना है। उसकी कमजोरियों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण किए जाते हैं, और जब कमजोरी पता लग जाती है तो उसको उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। इस प्रकार निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से व्यक्तिगत भिन्नताओं का पता लगा के बच्चों का समुचित विकास करने के लिए प्रयास किया जाता है। ये भी पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, ठीक है। अब संस्था ने जो शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किए हैं वो उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, बच्चों का कितना शारीरिक डेवलपमेंट, कितना मेंटल डेवलपमेंट, कितना नैतिक डेवलपमेंट, कितना बौद्धिक डेवलपमेंट, कितना कौन सा डेवलपमेंट हुआ है, ये पता चलता है पर्यवेक्षण से। पर्यवेक्षण अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। अनुसंधान का मतलब खोज के लिए कि आखिरकार
मान लो पर्यवेक्षक करता आया और उसने विद्यालय की कार्यप्रणाली को देखा कि बच्चे अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, बच्चे भाग जाते हैं, बच्चों के साथ समस्या हैं, बच्चों की बहुत सारी शैक्षिक समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं का समाधान कैसे करें। तो इन विद्यालयगत समस्याओं के समाधान के लिए वो अनुसंधान करेगा, शोध करेगा, रिसर्च करेगा। और तो यानी कि पर्यवेक्षण अनुसंधान को प्रोत्साहन करता है कि भाई कौन कौन से कारक हैं, किस कारण से ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब शिक्षकों को फीडबैक कैसे दें, तो शिक्षकों को देने के लिए भाई पर्यवेक्षण करोगे, जब शिक्षकों की कमी पता लगेगी, अच्छाई पता लगेगी, तभी तो बताया जाएगा कि ये कमी है, इनको ऐसे दूर करो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, फीडबैक देना पड़ेगा। अब आता है सामुदायिक संबंध मजबूत करना, ठीक है। तो पर्यवेक्षण से क्या होता है कि विद्यालय के सामुदायिक संबंध मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि पर्यवेक्षण से पता चलता है कि भाई सामुदायिक भागीदारी कितनी है, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है। यानी चूँकि विद्यालय की स्थापना समाज ने की है, समुदाय ने ही विद्यालय की स्थापना की है, तो सामुदायिक संबंध पर्यवेक्षण से मजबूत होते हैं कि हाँ भाई संस्था अच्छे से चल रही है, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो मजबूत हो जाएंगे। अब होता शिक्षकों में आधुनिक दृष्टिकोण प्रदान करना। शिक्षकों को क्या है, पर्यवेक्षण के माध्यम से उन्हें नवाचार दिया जाता है, नवाचार से नए नए तरीके से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और जब नए नए तरीकों से सिखाया जाता है तो उनको आधुनिक दृष्टिकोण प्रकट किया जाता है। और आधुनिक दृष्टिकोण को जानकर ही, है ना, जो शिक्षक क्या करते हैं, भाई शिक्षक परंपरागत चीज़ों को जानते हैं और गैर परंपरागत चीज़ों को जानते हैं। तो अब शिक्षक जब आधुनिक होगा, आधुनिकरण जानेगा, आधुनिक चीज़ों को जानेगा, एआई का प्रयोग करेगा, यूट्यूब का प्रयोग करेगा, है ना, पढ़ाने के दौरान नए नए नोट्स लाएगा, है ना, नई नई चीज़ें लाएगा, तो ये आधुनिक दृष्टिकोण है, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यानी शिक्षक में जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का डेवलपमेंट करना है तो आधुनिक दृष्टिकोण डेवलपमेंट करना है, शिक्षकों का समायोजन करना, ठीक है। अब शिक्षकों में बहुत सारे शिक्षक होते हैं, आपस में मनमुटाव रखते हैं, आपस में बुराई करते हैं, तमाम प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं। ऐसी कंडीशन में पर्यवेक्षण के माध्यम से शिक्षकों को समायोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वो आपस में लड़े नहीं, झगड़े नहीं, किसी बात को लेकर मतभेद हो तो उनको बाहर, संस्था के बाहर सुलझा ले। संस्था में ऐसे, है ना, मतभेदों की कोई जगह नहीं है। अब आता है शिक्षकों की योग्यता, क्षमता और शिक्षा के अनुसार कार्य का विभाजन करना। यानी कि शिक्षकों की योग्यता कैसी होती है, भाई पर्यवेक्षण से पता चलता है कि शिक्षकों की शिक्षा कैसी है, उनमें योग्यता कैसी है और उनमें क्षमता कैसी है। और उनकी योग्यता, उनकी क्षमता और उनकी, है ना, शिक्षा के अनुसार उनको कार्य का बंटवारा किया जाता है, कार्य विभाजन किया जाता है, ताकि वो शिक्षा के, है ना, अपनी संस्था के हित में सर्वोत्तम योगदान दें, बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें। तो यहाँ मैंने आपको पर्यवेक्षण के उद्देश्य बताए। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य क्या हैं, पहला मैंने आपको बताया, शिक्षण विधियों में सुधार हो, भाई शिक्षक शिक्षण विधियों में सुधार करे, ऑटोमेटिक, है ना, पर्यवेक्षण का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। व्यावसायिक उन्नति होती है शिक्षकों की पर्यवेक्षण के माध्यम से। पाठ्यक्रम का उचित क्रियान्वयन होता है पर्यवेक्षण के माध्यम से। छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, वो भी पर्यवेक्षण के माध्यम से। सहयोगात्मक वातावरण बनता है, वो भी पर्यवेक्षण के माध्यम से। और शिक्षण की समस्याएं होती हैं, उनका समाधान होता है पर्यवेक्षण के माध्यम से। नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करता है शिक्षक पर्यवेक्षण के माध्यम से। मूल्यांकन प्रक्रिया सुदृढ़ होती है, वो भी पर्यवेक्षण के माध्यम से। अनुशासन पर बल दिया जाता है, तो भी पर्यवेक्षण के माध्यम से। टीएलएम का चयन करता है शिक्षक सर्वस्व बनाने के लिए, तो भी पर्यवेक्षण के आधार पर। शिक्षकों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। क्यों कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, पर्यवेक्षण उसे मोटिवेट करता है। पर्यवेक्षण का उद्देश्य ये भी है कि भाई नेतृत्व के गुणों का डेवलपमेंट हो। सभी जब शिक्षक को जिम्मेदारी मिलेगी तो उसमें स्वतः, है ना, नेतृत्व क्षमता के गुणों का विकास होगा। और मानक के अनुरूप, है ना, अनुपालन करना। यानी जो उद्देश्य क्या है पर्यवेक्षण का, भाई जो मानक डिसाइड किए, मानक के अनुरूप पठन पाठन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो संसाधन है उनका उपयोग उस पर्यवेक्षण से पता चलेगा कि उनका अधिकतम उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है ना। तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझा गया या नहीं समझा गया, ये भी पर्यवेक्षण से पता चलेगा। अनुसंधान, यानी जो कमियां हैं संस्था की, उस कमियों को दूर करने का अनुसंधान किया जाएगा। तो पर्यवेक्षण अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करता है ना। शिक्षकों को फीडबैक देता है कि शिक्षक कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं,
जहाँ सही हैं उनको बरकरार रखा जाए, जहाँ गलत हैं उनको दूर किया जाए। सामुदायिक संबंध को मजबूत करना, विद्यालय और समुदाय में संबंध होता है। चूँकि समुदाय ने ही विद्यालय की स्थापना की है, समाज के बच्चे ही विद्यालय में पढ़ते हैं, इसलिए समुदाय और समाज के संबंध स्वतः मजबूत हो जाएंगे जब संस्था मजबूत होगी। शिक्षकों को आधुनिक दृष्टिकोण प्रदान करना, है ना, और आधुनिक दृष्टिकोण यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना। शिक्षकों को समायोजन करना, तो समायोजन भी पर्यवेक्षण का कार्य है। और शिक्षकों को उनकी योग्यता, क्षमता और शिक्षा के अकॉर्डिंग काम का बंटवारा करना, ये भी पर्यवेक्षण का उद्देश्य है। अब हम लोग चर्चा करते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण का महत्व और उसकी आवश्यकता। ठीक है, तो शैक्षिक और है ना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आखिरकार, क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, क्या नीड है इसकी। ठीक है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। अगर आपको अपनी संस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है तो आपको पर्यवेक्षण का प्रयोग करना होगा। यदि नहीं पर्यवेक्षण करेंगे तो शिक्षक अपनी मनमानी करेंगे, उसे लगता है कि हम सही हैं, तो पर्यवेक्षण से शिक्षक की कमी पता चलेगी, शिक्षक उन कमियों को दूर करेगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को स्वतः मिलने लगेगी। शिक्षकों का आत्मविश्वास बढ़ाना। अब शिक्षक में कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है ना, तो उन कमियों को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पर्यवेक्षण करेंगे और शिक्षक को उनकी अच्छाइयों कमजोरियों के बारे में बताएंगे। स्वतः शिक्षक में आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो पर्यवेक्षण से आत्मविश्वास बढ़ता है। शिक्षकों में नवाचार का प्रसार करना, नई नई तकनीकी से पढ़ाया जा रहा है, तो नई नई तकनीकों से पढ़ाने के लिए आपको पर्यवेक्षण करना होगा कि शिक्षक की कमी क्या है, उन है ना, शिक्षणागम प्रक्रिया कहाँ प्रभावित हो रही है, उसको दूर करेंगे। नवाचार का प्रवेश होगा, स्वतः शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य पूरा होगा, महत्व पूरा होगा। अब प्रशासन और शैक्षणिक सेतु, भाई शैक्षिक जो पर्यवेक्षण होता है वो प्रशासनिक और शैक्षणिक सेतु होता है। यानी प्रशासन कौन करता है, विद्यालय में प्रशासन प्रिंसिपल करता है, और पढ़ाने का काम कौन करता है, शिक्षक करता है। तो जब भाई शिक्षक के कार्य का मूल्यांकन कौन करेगा, शिक्षक के कार्य का मूल्यांकन कॉलेज का प्रिंसिपल करेगा, तो पर्यवेक्षण करेगा, है ना। शिक्षक के काम को देखेगा, शिक्षक के पढ़ाने के तरीक़ों को देखा, जब वो तरीक़ों को देखेगा तो स्वतः नेचुरली है कि वो सब चीज़ों को क्या करेगा, है ना, वो स्वतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जानेगा, उसको उसमें सुधार के लिए मोटिवेट करेगा, है ना, प्रोत्साहित करेगा। अब समय की बचत, पर्यवेक्षण से क्या होता है, तो इस समय की बचत होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराती है और समय की बचत होती है। वो यानी पर्यवेक्षण के माध्यम से कम समय में, है ना, जो प्रिंसिपल होता है वो जान जाता है कि भाई क्या कमियां हैं शिक्षक की, उन कमियों को दूर कराया जाता है और दूर कराने के पश्चात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शानदार बनाया जाता है। बच्चे सर्वांगीण विकास होता है, शिक्षक के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है ना। उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, तो शैक्षिक पर्यवेक्षण से शिक्षक को अपनी कमी पता चलती है ना, और वो बच्चों की कमियों को भी जान जाता है निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से। तब वो क्या करता है, उपचारात्मक शिक्षण करता है, यानी बच्चों को पढ़ाता है, वो सही तरीके से पढ़ाता है, उनकी कमियों को ध्यान में रख के पढ़ाता है, उसी को हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। जब शिक्षक बच्चों की कमियों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाता है तो उसे हम उपचारात्मक शिक्षण कह सकते हैं। ठीक है, अब विद्यालय नियोजन, अगर विद्यालय की योजना बनाना है, योजना सही है गलत है कैसी है, ये पर्यवेक्षण से तय होगा कि यदि पिछली योजना सही है तो उसको बरकरार रखा जाए, अगर कोई कमी है तो उसको दूर किया जाए। तो यानी कि विद्यालय की योजना बनाने में भी पर्यवेक्षण की बहुत बड़ी भूमिका है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करता है पर्यवेक्षण। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो भारत में जो सरकार है वो लोकतांत्रिक तरीके से चलाती है, तो विद्यालय में भी लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ चलता है। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, बंधुत्व की भावना से, है ना, शिक्षक छात्र सब बराबर होते हैं, इक्वल पोजीशन में होते हैं। और पर्यवेक्षण क्या होता है, प्रेरणा का स्रोत होता है। प्रेरणा क्या है, किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना, उसे चरम तक पहुंचाना, कंट्रोल करना, ये सब क्या है, प्रेरणा का स्रोत। पर्यवेक्षण के माध्यम से सही बातों को जारी रखा जाता है, बुरी बातों को कम कर दिया जाता है। जवाबदेही सुनिश्चित करना, ठीक है, तो पर्यवेक्षण से क्या होता है कि भाई आपकी ये जवाबदेही थी, आपको ये काम करना है, और आपने काम किया तो नहीं तो ठीक है, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, यानी जवाबदेही, शिक्षक की जवाबदेही तय जाती है। असमानताओं को दूर करना, पर्यवेक्षण से पता चलता है कि हमारी योजना में कोई कमी तो नहीं है, उन कमियों को दूर किया जाता है, अच्छाइयों को जारी रखा जाता है, और इस प्रकार असमानताओं को दूर हो जाती हैं। अब कार्य संतुष्टि किसकी, शिक्षक की। पर शिक्षक को कार्य संतुष्ट करना, है ना, कार्य संतुष्टि के माध्यम से शिक्षक यदि संतुष्ट है ना, वो अपने कार्य से जिस तरह वो कार्य कर रहा है, तो ये
कार्य संतुष्टि कैसे पता चलती है? वो पर्यवेक्षण से पता चलेगी। ठीक है, प्रिंसिपल को ऐसे पता चलेगा कि भाई शिक्षक संतुष्ट है कि नहीं है, वो शिक्षक फीडबैक से ही पता चलेगा, है ना, पर्यवेक्षण से पता चलेगा। सतत विकास होता है तो भी पर्यवेक्षण की वजह से। जटिल जो विद्यालय की, है ना, जटिल समस्याओं का अंत कैसे होता है? वो पर्यवेक्षण से ही होता है। अब राष्ट्रीय विकास में भूमिका, ठीक है, तो भाई देखिए पर्यवेक्षण करने से विद्यालय का विकास होगा, विद्यालय में अच्छे बच्चे, है ना, डेवलप होंगे, और जब बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, जब बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, उनका सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, है ना, सब ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, तो वो स्वतः है राष्ट्र का विकास होगा। अब शिक्षण अधिगम सामग्री का सही उपयोग, तो शिक्षण अधिगम सामग्री का सही उपयोग कैसे होगा? भाई शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग पर्यवेक्षण से होगा। भाई पर्यवेक्षण किया जाएगा, पर्यवेक्षण के आधार पर ही तय किया जाएगा, है ना, कि भाई हम कि शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पर्यवेक्षण से ही पता चलेगा जब आप किसी शिक्षक की क्लास का ऑब्जर्वेशन करेंगे। वैचारिक नैतिकता, अब शिक्षक में कितनी वैचारिक नैतिकता है ये कैसे पता चलेगा? वो अपने व्यवसाय के प्रति नैतिक है कि अनैतिक है, पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, कर क्या रहा है क्लास में, यानी कि ये पर्यवेक्षण से ही पता चलेगा, है ना। तो आवश्यकता है अनुकूल वातावरण का निर्माण करना। पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरस, आकर्षक, रुचिकर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अनुकूल वातावरण, शिक्षण अधिगम वातावरण बनाना पड़ेगा, शानदार वातावरण बनाना पड़ेगा, है ना, जहाँ पर भौतिक बाधाएं ना हो, यानी जो क्लास कम्युनिकेशन की जो बाधाएं होती हैं उनको दूर कर दिया जाएगा, शानदार वातावरण बन जाएगा, यानी टीचर जो पढ़ाए बच्चों को पूरा समझ में आए, है ना। दोषपूर्ण विधियों का त्याग करना, है ना, तो पर्यवेक्षण के माध्यम से हम क्या, शिक्षक या प्रिंसिपल जो भी होता है वो क्या करता है? दोषपूर्ण जो विधियाँ होती हैं वो त्याग कर देता है और भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य की योजना कैसे बनाएगा? आज क्या कमी रही, है ना, और भविष्य में क्या दिक्कत हो सकती है, इन सब बातों को सोचकर, है ना, भविष्य की योजना तैयार की जाती हैं। अगला है सामाजिक आवश्यकता। ठीक है, तो पर्यवेक्षण की जो आवश्यकता है वो सामाजिक आवश्यकता है, समाज की ज़रूरत है, क्योंकि समाज ने ही स्कूल को बनाया और स्कूल में समाज के बच्चे ही पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो समाज में डिस्कशन होता है, स्कूल के बारे में चर्चा होती है, पर्यवेक्षण करते हैं, सब लोग विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। इस प्रकार शैक्षिक पर्यवेक्षण की महत्व आवश्यकता अन्य प्रकार से है। फिर से मैं रिवाइज कर दूं, है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है तो पर्यवेक्षण की आपको आवश्यकता है। शिक्षकों में आत्मविश्वास जागृत करना है तो आपको पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। शिक्षकों में नवाचार का प्रवेश करना है तो भी आपको पर्यवेक्षण की आवश्यकता है ना। और यदि प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों को दोनों को देखना है तो भी आपको पर्यवेक्षण की ज़रूरत है। समय की बचत करनी है तो आपको पर्यवेक्षण का प्रयोग करना पड़ेगा। उपचारात्मक शिक्षण भी प्रदान करना है तो आपको पर्यवेक्षण करना होगा। विद्यालय का नियोजन करना है तो भी आपको पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। और लोकतांत्रिक मूल्यों का डेवलपमेंट करना है तो भी आपको पर्यवेक्षण की ज़रूरत है। और जो पर्यवेक्षण होता है, क्योंकि ये प्रेरणा स्रोत होता है, प्रेरणा स्रोत किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना, उसे चरम तक पहुंचाना। जवाबदेही अगर सुनिश्चित करनी है तो पर्यवेक्षण से होगी, क्योंकि जवाबदेही भाई जब तक आप पर्यवेक्षण नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा जब जिसके हमने इसको कितना काम दिया था इसने कितना काम पूरा किया। असमानताओं को दूर करना है तो शैक्षिक पर्यवेक्षण के माध्यम से ही दूर हो सकती है ना। कार्य संतुष्टि, शिक्षक संतुष्ट है या असंतुष्ट है ये कैसे पता चलेगा? तो पर्यवेक्षण से पता चलेगा। सतत विकास करना है तो हमें शैक्षिक है ना पर्यवेक्षण की ज़रूरत है। जटिल समस्याओं का अंत करना है तो हमें शैक्षिक पर्यवेक्षण की ज़रूरत है ना। राष्ट्रीय विकास करना है तो हमें शैक्षिक पर्यवेक्षण की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा से ही राष्ट्र का विकास होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो TLM है उसका अधिकतम प्रयोग करना है तो सही प्रयोग करना है तो कैसे पता चलेगा? पर्यवेक्षण से पता चलेगा। शिक्षकों में व्यावसायिक नैतिकता है कि नहीं, वो जवाबदेह है कि नहीं है, उनकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है कि नहीं है, तो व्यावसायिक नैतिकता भी पर्यवेक्षण से पता चलेगा। अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, आकर्षक, रुचिकर और बोधगम्य बनाने के लिए, है ना, शिक्षण की प्रक्रिया को, है ना, अनुकूल बनाया जाता है। अनुकूल बनाने के लिए शिक्षक क्या करता है? सरल विधियों का प्रयोग करता है, सरल विधियों का प्रयोग करता है, नवाचार का प्रयोग करता है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता है, उनको कमियों को दूर करता है ना, उन कमियों को जानने की कोशिश करता है, फिर उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करता है। और जो दोषपूर्ण विधियाँ होती हैं, है ना, पर्यवेक्षण के माध्यम से पता चल जाता है कि ये कमी है ना, शिक्षण विधियाँ दोषपूर्ण हैं। अगर दोषपूर्ण है तो उन विधियों को त्याग कर दिया जाता है। और पर्यवेक्षण के माध्यम से हम भविष्य की योजना बनाएंगे कि आज कमी क्या थी, अगले में ये कमी ना रहे। और इस प्रकार समाज की आवश्यकता है, पर्यवेक्षण समाज की आवश्यकता है। बिना पर्यवेक्षण के आप ना तो है ना शिक्षक का भला होगा, और जब शिक्षक का भला होगा तो
जब पर्यवेक्षण से शिक्षक का भला हो जाएगा तो शिक्षक छात्र का भला करेगा और बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, बच्चे का सामाजिक, राजनीतिक, है ना, आर्थिक, तमाम जो पहलू हैं, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इस समस्त पहलुओं का डेवलपमेंट होगा, है ना, बच्चे का। तो शिक्षक की जवाबदेही तय होनी चाहिए, है ना। इसलिए शिक्षक की जवाबदेही वो पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें पर्यवेक्षण से पता चलेगा। तो पर्यवेक्षण केवल शिक्षकों की कमी गिनाना नहीं है, बल्कि शिक्षक की अच्छाइयों को, उसमें आत्मविश्वास जब बढ़ाना है, उसमें, है ना, नवाचार का प्रयोग करना है, ताकि वो, है ना, पाठ्यक्रम का अच्छे से क्रियान्वयन कर सके, अच्छे से समझा सके, शिक्षण विधियों का चयन कर सके और शिक्षा के जो शिक्षा और संस्था के जो अधिकतम जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। इस प्रकार आपने शैक्षिक पर्यवेक्षण को पढ़ा, है ना। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण एक प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारना है, शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति करना है, शिक्षक की कार्य में सहायता प्रदान करना है, ताकि वो विद्यार्थियों को बेहतर अनुभव दे सके, पाठ्यक्रम का अच्छे से क्रियान्वयन कर सके, सरस और आकर्षक विधियों के माध्यम से पढ़ा सके। इस प्रकार आपने शैक्षिक पर्यवेक्षण को जाना। और मैं डॉक्टर शक्ति सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज, भटपा रानी देवरिया। आप मुझसे जुड़े रहिए, मेरी चैनल को डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए। और ये मैंने हेडिंग और बिंदुवार आपको बताया है, सब इन हेडिंग्स को याद करिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, है ना। कागज़ पेन लेकर बैठिए और बढ़िया से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो ये आपकी पॉइंट्स बहुत मदद करेंगे। और मैं डॉक्टर शक्ति सिंह अब आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको, अभी रात हो रही है तो सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।